किसी भी रिश्ते को जन्म देने से पहले हमें पता होता है कि वो रिश्ता हमारे लिए सही है फिर नहीं है। हम जब भी उस रिश्ते को जन्म देते हैं तो हमें आगे का पता चल जाता है, आगे का ऐसे पता चल जाता है कि आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अच्छा बुरा सब जानते हैं, हम जानते हैं कि आगे चलकर बुरा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और उस हद तक बढ़ाते चले जाते हैं, तब तक उस रिश्ते की जो सारी हदें होती हैं वो पार नहीं हो जाती हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है वो कुछ इस तरह से इस रिश्ते को जन्म देता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि आने वाले टाइम में वही कांटा उसे चुभ भी सकता है। जिस कांटे को वो बो रहा है वही कांटा उसे एक दिन आकर लग सकता है। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, और उस व्यक्ति के साथ क्या होता है और उस महिला के साथ क्या होता है, जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस कहानी और घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मुंबई प्रदेश का एक इलाका लगता है नाला सुपारा। दरअसल यहाँ पर 28 मई सन 2025 को एक राहगीर जो होता है वो गुजर रहा होता है। वो पहाड़ी इलाके से जब गुजर रहा होता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक महिला पड़ी हुई है। महिला जो है मृत अवस्था में पड़ी हुई है। तभी वो पुलिस को कांटेक्ट करता है। मौके पर पुलिस वाले जो होते हैं जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वे सारी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वाकई में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। जब उस महिला का शव देखते हैं तो शव के आसपास सिर्फ एक बुरखा पड़ा हुआ होता है और वहाँ पर आपत्तिजनक कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती है। वहाँ पर एक स्प्रे की बोतल पड़ी हुई होती है। जब ये सारी चीज़ देखते हैं पुलिस वाले तो पहले तो वे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये महिला जो है शायद एक मोमडन है, लेकिन वे इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। वे सोचते हैं कि क्या किसी ने, क्या पता ये बुरखा उस व्यक्ति का हो, उस महिला को हो जिसने इस महिला के साथ ये सब कुछ किया है। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल पहले ये था कि महिला आखिरकार है तो है कौन। तभी आस पास पूछने लगते हैं। जब आसपास पूछताछ करने लगते हैं तभी आसपास से तो कुछ पता चलता नहीं है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसकी फ़ोटोज़ लेते हैं। फ़ोटोज़ लेने के बाद वे पुलिस स्टेशन में भिजवाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि किसी ने अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है तो हमें कांटेक्ट करें, और सोशल मीडिया पर भी ये फ़ोटो डाल देते हैं। डाल देने के बाद अब पुलिस वाले जो होते हैं सारी चीज़ देख ही रहे थे। तभी वे अपनी टीम, दो टीम का गठन करते हैं। दो टीम का गठन कर लेने के बाद अब एक टीम जो होती है वो उस इलाके में पूछताछ करने गई थी जहाँ पर वो बॉडी मिली थी। वहाँ पर पूछताछ करने के साथ साथ एक टीम जो होती है, जो वहाँ पर आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी, जो स्प्रे बोतल मिली थी, उसका एक बार कोड होता है, स्कैन कोड होता है, उसे लेती हैं। लेने के बाद अब वे देखने लगती हैं कि ये बोतल कहाँ से ख़रीदी गई है, कहाँ से नहीं ख़रीदी गई है। इधर एक टीम जो होती है वो उसी इलाके में गई हुई थी, मुस्लिम इलाके में, जहाँ पर सारे ज़्यादातर मुस्लिम ही रहते हैं। वहाँ पर जाकर पूछताछ करने लगती है और कहने लगती है कि क्या कोई महिला यहाँ से गायब हुई है, क्या कोई महिला यहाँ पर नहीं है। जब यहाँ ये सारी चीज़ें देख रहे थे तभी इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे भी अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे। वे देख रहे थे कि ये बोतल खरीदी कहाँ से गई है। इधर पुलिस वाले जो होते हैं वे उस स्टोर की तलाश कर रहे थे जिस स्टोर से वो बोतल खरीदी गई थी, जिस स्टोर से वे आपत्तिजनक चीज़ें खरीदी गई थी। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं उधर उस इलाके में जानकारी ले रहे थे। तभी उसमें दो बच्चे रो रहे थे। एक घर में जब दो बच्चे रो रहे थे तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे पूछ बैठते हैं कि आखिरकार इन बच्चों को क्या हुआ, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तभी पास के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि इनकी माँ जो है लापता हो गई है, कल से वो मिल नहीं रही है, ना जाने कहाँ पर चली गई है। इसके जो पिता हैं, इनके पिता जो हैं पुलिस स्टेशन गए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और इन बच्चों का रो रो कर सिर्फ इसलिए बुरा हाल है क्योंकि इनकी मम्मी मिल नहीं रही है। जब पुलिस वाले सारी चीज़ देखते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं पूछते हैं कि वो कब गए, किस टाइम गए और कौन से पुलिस स्टेशन गए हैं। तभी वे कहते हैं जो यहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है वहीं पर गए हैं और कुछ समय पहले ही गई हैं। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं। जाने के बाद जैसे वहाँ देखते हैं तो इत्तेफाक से वो व्यक्ति मिल जाता है। यानी कि जब मिल जाता है तो वहाँ पर भी कह ही रहे थे कि यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने आया है। जो व्यक्ति मिल जाता है तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है और कब से गायब है। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी जो है कल से गायब है और कल से मिल नहीं रही है और मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं अपने रिश्तेदारों में भी कॉल करता हूँ, मैं सबसे पूछता हूँ, जहाँ जहाँ वो जाती है वहाँ पर भी पूछता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मिल रही है। मेरे बच्चों का बुरा हाल हो गया है। और जब इधर पुलिस वाले जो होते हैं इसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली है एक महिला की, अगर तुम चाहो तो उसे देख सकते हो, क्या पता तुम्हारी पत्नी की हो या फिर ना हो, हमें एक बार उसकी शिनाख्त करवानी है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसका फ़ोटो दिखाते हैं। उसे फ़ोटो दिखाने के बाद वो व्यक्ति जो होता है वो चीख उठता है और कहता है कि हाँ साहब, ये मेरी पत्नी है और इसके साथ ये सब किसने किया और इसके साथ ये सब कैसे हो गया।
ये इसकी पत्नी का नाम जो होता है वो होता है सायरा बानो। जब ये सारी बातें पुलिस वालों को कहता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें ये तो पता चल गया था कि ये महिला कौन है कौन नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका था कि आखिरकार इसके साथ ये सब किसने किया। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब किसने किया है किसने नहीं किया है। तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता मेरी पत्नी के साथ ये सब कुछ किसने किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि उस महिला से पहले शारीरिक संबंध बनाए गए थे। शारीरिक संबंध जो बनाए गए थे उसकी मर्जी से बनाए गए थे, उसकी रजामंदी से बनाए गए थे। शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही उस महिला को कई बार वार किया गया। चाकू से वार कर लेने के बाद जब उसे वहाँ पर मतलब कि झाड़ियों में उस पहाड़ी से फेंका गया। अब पुलिस वाले जो होते हैं, जब दूसरी टीम जो होती है उस स्टोर का पता लगा लेते हैं, यानी कि उस स्कैन कोड जो बार कोड होता है उस बोतल पर, उससे जब पता चल जाता है कि इस दुकान से इस स्टोर से वो चीज़ें खरीदी गई थी सारी, तो उस स्टोर के मालिक से पूछती है कि ये सारी चीज़ें क्या तुम्हारी दुकान से खरीदी गई है। तो दुकान वाला जो होता है वो कहता है कि हाँ साहब, ये सारी चीज़ें मेरी दुकान से खरीदी गई है, यहाँ से एक लड़का लेकर गया था। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे स्टोर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, किसकी हमें फ़ोटोज़ दे सकते हो। तो वे कहते हैं कि हाँ साहब, मैं दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता हूँ। तभी फ़ोटोज़ दिखाता है। फ़ोटोज़ में एक लड़का होता है, उस लड़के का फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद अभी उसके पति को दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो कि ये कौन है कौन नहीं है। तो उसका पति जो होता है सायरा बानो का, वो कहता है कि हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये तो मेरा भतीजा है, मैं तो अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसने क्या किया। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें इसके बारे में बताओ, ये कहाँ पर रहता है कहाँ पर नहीं रहता है। उसकी जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के साथ अब पहुँच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो रहता है, लेकिन वहाँ पर तो वो मिलता नहीं है। जब वो वहाँ पर नहीं मिलता है, वहाँ जहाँ पर वो जॉब किया करता था, यानी कि बेकरी की दुकान में नौकरी किया करता था, वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर नहीं मिलता है। और जैसे सब क्रिमिनल करते हैं, जब क्राइम करने के बाद उन पर फ़ोन मिलाया जाता है तो फ़ोन बंद कर लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं उसे ढूंढने में। और कुछ ही मतलब कि कुछ ही घंटों बाद से ढूंढ कर निकाल लेते हैं। ढूंढ कर निकालने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया और तुमने ये सब किस लिए किया और तुमने अपनी चाची के साथ इतनी दरिंदगी क्यों की। क्या तुम्हारी चाची से तुम्हारे क्या रिश्ते थे, क्या नहीं थे, और रिश्ते थे भी तो तुमने उसे इस दुनिया से क्यों हटाया। अब पुलिस वाले जब ये सारी बातें पूछ ही रहे थे तभी वो कहता है कि साहब, मेरी चाची जो है उसके साथ मेरे बड़े ही अरसे से, यानी कि लंबे समय से अवैध संबंध चल रहे थे। मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। मैं पहले तो वहीं पर रहा करता था, लेकिन वहाँ से जब मेरी शादी हो जाती है, मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है, और शादी हो जाने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूँ। यहाँ पर आकर बेकरी की दुकान में नौकरी करने लगता हूँ। मेरी चाची जो होती है, मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहा करते थे। मैं उनके घर जाया करता था, मैं भी मेरे घर आया करती थी। कभी कभी मैं उनके साथ उनके घर शारीरिक संबंध बनाया करता था। कभी कभी भी हम दोनों जो होते थे बाहर मिला करते थे, तो वहाँ पर जाकर शारीरिक संबंध बनाया करते थे। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब मेरी शादी हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि मैं ये रिश्ता नहीं चलाना चाहता, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता, मैं रिश्ता यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को मेरे बारे में पता चले। उसको जब ये सारी बातें पता चलेगी तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी चाची से कहता हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट तुमसे अब ख़त्म होता है, मैं तुमसे अब नहीं मिल पाऊँगा और ना ही मैं तुम्हारे साथ रह पाऊँगा। जब मेरी चाची को ये सारी बातें पता चलती है तो मेरी चाची जो होती है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, तुम मुझे कैसे अपनी पत्नी के लिए छोड़ कर जा सकते हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पत्नी से पहले मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, और सारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी तुम अपनी पत्नी के लिए मुझे छोड़ रहे हो। जब मेरे पति के होते हुए मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ तो तुम अपनी पत्नी के होते हुए मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते। तब इधर इस व्यक्ति का जो नाम होता है नवाजुद्दीन होता है, यानी कि जो भतीजा होता है उसका नाम नवाजुद्दीन होता है। नवाजुद्दीन जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को कतई धोखा नहीं दे सकता हूँ। इसलिए वो थक हार कर ही वो वहाँ पर दिल्ली शिफ्ट होता है। दिल्ली इसलिए शिफ्ट होता है ताकि उसकी चाची से उसका पीछा छूट जाए। लेकिन उसकी चाची जो होती है वो लगातार उस पर दबाव बना रही थी, उससे कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ जारी नहीं रखा तो देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस बात का उसे डर होता है नवाजुद्दीन को कि उसकी पत्नी को उसके बारे में पता ना लग जाए, वही उसकी चाची जो होती है वो कर देती है। सायरा बानो जो होती है उसकी पत्नी कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा जो पति है, यानी कि जो मेरे पति का भतीजा है, वो मेरे साथ अवैध संबंध बनाता है। मेरे साथ उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाया और मेरे साथ रहता था तुम्हारे से पहले, और आज भी मेरे साथ रह रहा है। जब ये सारी बातें उसकी पत्नी को पता चलती है तो पत्नी जो होती है अपने पति नवाजुद्दीन से पूछती है और कहती है कि क्या तुम्हारी चाची तुम्हारे बारे में सारी बातें कह रही है, क्या वे सच हैं। तो जब नवाजुद्दीन ये सारी बातें सुनता है तो नवाजुद्दीन जो होता है वो कहता है कि मेरी चाची जो है चरित्रहीन है, उसका जो नेचर है, यानी कि उसका जो कैरेक्टर है वो सही नहीं है,
वो हमारे बीच लड़ाई करवाना चाहती है, हमें नहीं चाहती कि मेरा घर बस जाए। वो चाहती है कि मेरा घर उजड़ जाए, हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहती। मैं आज तक उनके साथ रह रहा था, उनकी जो कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरतें होती थी वो पूरी कर दिया करता था पैसों से, लेकिन आज वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरा घर नहीं बसना देखना चाहती है। तुम इस बात को यकीन मत करो, इस बात को तुम भूल जाओ। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उनसे प्यार करता हूँ, ना ही उनसे बात करता हूँ, ना ही हमारे दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है। जब अपनी पत्नी को समझाता है, समझाने के बाद वो फिर चाची पर पास कॉल करता है। सायरा बानो पास कॉल करने के बाद कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमने मेरी पत्नी को ये सारी बातें क्यों बताई। तभी सायरा बानो जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम भी मेरे साथ ऐसे ही रहो जैसे पहले रहते थे। तभी इधर से जो नवाजुद्दीन होता है सोचने लगता है कि मेरे से अब कुछ सब कुछ नहीं होता है। तभी नवाजुद्दीन जो होता है वो 27 मई सन 2025 को सायरा बानो कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हें मेरे से मिलने के लिए एक जगह पर आना होगा, मैं उस जगह का नाम बता दूंगा और तुम आ जाना। तभी सायरा बानो जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। तभी ये जो 27 मई सन 2025 को उस जगह पर पहुंच जाता है, उस इलाके पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसे बुलाता है। बुलाने के बाद पहले तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर उसके साथ वो चाकू लेकर आता है, चाकू से उस पर हमला कर देता है। जब हमला कर देता है तो सायरा बानो जो होती है ज़्यादा देर उसके साथ लड़ नहीं पाती, ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। सायरा बानो जो होती है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और वो नवाजुद्दीन होता है उसकी जान ले लेता है। जान लेने के बाद वो बुरखा भी पहन कर आई थी, बुरखा जो होता है अलग पड़ा हुआ होता है, और जो वहाँ पर जो आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं यानी कि जिससे उन्होंने अवैध संबंध बनाए थे, शारीरिक संबंध बनाए थे एक दूसरे के साथ, वे सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। और पड़ी हुई होने के बाद वो उसे वहाँ से मार कर भाग जाता है। सोचने लगता है कि मेरा अब किसी को पता नहीं चलेगा। जब पुलिस वाले सारी बातें सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब भी हो सकती है कि वो पहले उसके साथ आएगा, आने के बाद उसके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाएगा, शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी वो जान ले लेगा। आखिरकार जब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था उसका भतीजा, तो उसे शारीरिक संबंध बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। इधर इसकी चाची जो होती है, जब उसके 2 बच्चे होते हैं, उसका एक पति होता है, उसके होते हुए भी वो अपने भतीजे के साथ ये सारी काम करने में कर रही थी, ये सारे कांड कर रही थी। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ इस कदर अवैध संबंध चला रहे थे कि इनकी एक पत्नी होती है, नवाजुद्दीन जो होता है इस रिश्ते को ख़त्म करना भी चाहता था, लेकिन चाची जो होती है उसकी वो इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहती थी। वो इस रिश्ते में ऐसे ही रहना चाहती थी, उस रिश्ते को कायम रखना चाहती थी। जब ये सारी बातें उसके पति को पता चलती है, सायरा बानो को पति को पता चलती है, तो वो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी आखिरकार उसके साथ ऐसा कर कैसे सकती है। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। उसकी पत्नी मेरे होते हुए मेरे भतीजे के साथ, नवाजुद्दीन के साथ अवैध संबंध चला रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं नवाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम अब पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना। इधर जो उसके बच्चे होते हैं वीरान हो जाते हैं, यानी कि उनके अवैध संबंध चलते हुए एक पत्नी जो होती है उसकी आस देख रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी घर बैठकर नवाजुद्दीन का। नवाजुद्दीन जो होता है वो कांड करने पहले ही आया हुआ था, यानी कि वो सब कुछ सोच कर आया था, वो सब कुछ लेकर आया था कि मुझे आज अपनी चाची को ख़त्म करके ही आना है। इधर इधर इसका पति होता है, 2 बच्चे होते हैं, वे साथ में बैठे हुए थे कि हमारी माँ हमारे घर आएगी, हमारी मम्मी ना जाने कहाँ पर चली गई है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मम्मी के साथ इतना सब कुछ हो गया है। उसे नहीं पता था कि उसके पत्नी के साथ इतना सब हो रहा है, उसकी पत्नी उसके नाक के नीचे इतना सब कुछ कर रही है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।